गाड़ी पुरानी हवेली के टूटे फूट गेट को पार कर अंदर रुकी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन खंडहर बन चुकी इस हवेली की खिड़कियों के पीछे विक्रम सिंह के 10 से ज्यादा चुनिंदा शूटर हथियारों के साथ मुस्तैद थे। वे बस इस इंतजार में थे कि गाड़ी से सुहानी उतरे और वे उसे अपने कब्जे में ले लें। गाड़ी का दरवाजा खुला। सुहानी की जगह सबसे पहले मोक्ष के भारी बूट्स जमीन पर टिके। जैसे ही मोक्ष गाड़ी से बाहर आया, उसकी खूंखार शख्सियत और हाथों में चमकती हुई 2 सब मशीन गन देखकर शूटरों के हलक में थूक सूख गया। मोक्ष ने सुहानी को गाड़ी के भीतर ही सुरक्षित रहने का इशारा किया और केविन की तरफ देखा। केविन ने पलक झपकते ही हवेली के चारों तरफ स्मोक ग्रेनेड फेंक दिए। पूरा इलाका घने सफेद धुएं से भर गया। धुएं के गुबार के बीच सिर्फ गोलियों की तड़तड़ाहट और हड्डियों के टूटने की खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। विक्रम के शूटरों को समझ ही नहीं आ रहा था कि मौत किस तरफ से आ रही है। मोक्ष धुएं के बीच किसी अदृश्य साए की तरह घूम रहा था। उसकी गन से निकलने वाली हर गोली अचूक थी। जो भी शूटर सामने आता, वो सीधे मौत के मुंह में समा जाता। मात्र 3 मिनट के भीतर सभी शूटर जमीन पर ढेर हो चुके थे। मोक्ष ने अपने सनग्लासेस उतारे और अपने कोट पर लगे खून के धब्बों को हाथ से झाड़ा। केविन ने हवेली के भीतर से विक्रम सिंह के उस खास आदमी को घसीटते हुए बाहर निकाला, जिसने सुहानी को अगवा करने की प्लानिंग की थी। मोक्ष ने उसके सामने जाकर उसकी कनपटी पर गन टिकाई और शांत आवाज में पूछा, विक्रम सिंह इस वक्त कहाँ है? उस आदमी ने कांपते हुए तुरंत उगल दिया, वो खुराना पैलेस में ही है। वो निहारिका जी को लेकर शहर से भागने की फिराक में है। उधर खुराना पैलेस के भीतर विक्रम सिंह बड़ी तेजी से अपने सूटकेस में जरूरी डॉक्यूमेंट्स और कैश भर रहे थे। हवेली से उनके आदमियों का कोई जवाब नहीं आ रहा था, जिससे उनके मन में खौफ बैठ गया था। उन्होंने तुरंत अपनी बहन निहारिका के कमरे का दरवाजा खटखटाया। निहारिका, जल्दी करो, मोक्ष के दुश्मनों ने पैलेस को घेर लिया है। हमें अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा, वरना मोक्ष की जान को खतरा हो जाएगा। निहारिका अपने भाई की घबराहट देखकर डर गई और बिना कुछ सोचे उनके साथ बाहर आ गई। जैसे ही विक्रम निहारिका को लेकर पैलेस के मुख्य हॉल में पहुंचे, सामने का नजारा देखकर उनके पैर वहीं जम गए। हॉल की सारी लाइटें बंद थी, सिर्फ बीचों बीच रखे एक आलीशान सोफे पर सिंगल फोकस लाइट जल रही थी। उस सोफे पर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मान सहगल हाथ में वाइन का ग्लास लिए बैठा था। उसके पीछे 6 नकाबपोश हैवी बॉडीगार्ड्स पूरी तरह हथियारों से लैस खड़े थे। विक्रम ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी पैलेस का मुख्य दरवाजा धड़ाम से खुला। मोक्ष खुराना अंदर दाखिल हुआ। उसके एक हाथ में गन थी और दूसरे हाथ से उसने सुहानी का हाथ मजबूती से थाम रखा था। सुहानी बिल्कुल सुरक्षित थी। मोक्ष के चेहरे पर छाई वो खूनी गंभीरता देखकर विक्रम समझ गए कि उनका खेल पूरी तरह खत्म हो चुका है। निहारिका ने हैरान होकर पूछा, मोक्ष, ये सब क्या है? तुम अपने मामा के सामने बंदूक तानकर क्यों खड़े हो? मोक्ष ने सुहानी को मान के पास भेजा और खुद आगे बढ़कर अपनी जेब से वही खूनी बाज के सिंबल वाला सोने का बटन निकाला। उसने वो बटन निहारिका के हाथ पर रख दिया और बेहद भारी आवाज में कहा, मां, 4 साल पहले जिसने मेरे भाई अभी को पीठ में छुरा घोंपा था, जिसने आपकी बहू सुहानी को अनाथ आश्रम के नरक में धकेला और जो आज भी हमारी खुशियों का सौदा करने चला था, वो कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि आपका ये सगा भाई विक्रम सिंह है। निहारिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने फटी आंखों से विक्रम की तरफ देखा। विक्रम ने अपनी सफाई देने की आखिरी नाकाम कोशिश की, निहारिका, ये लड़का पागल हो गया है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन तभी केविन ने बड़ी स्क्रीन पर विक्रम के सारे शेल अकाउंट्स और अभी की हत्या के लाइव सबूत प्ले कर दिए। निहारिका का दिल टूट गया। उन्होंने गुस्से और नफरत से विक्रम के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा और रोते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गईं। अब हॉल में सिर्फ मोक्ष और विक्रम बचे थे। मोक्ष ने अपनी गन नीचे रखी और अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाने लगा। उसकी ग्रे आंखें इस वक्त साक्षात काल नजर आ रही थी। उसने विक्रम के पास जाकर उनकी कॉलर पकड़ी और उन्हें हवा में उठा दिया। मैंने कहा था ना मामा जी, जो मेरी अमानत पर हाथ डालेगा मैं उसकी नस्लें मिटा दूंगा। मौत तो तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा होगी। मोक्ष ने विक्रम को घसीटते हुए पैलेस के सबसे अंधेरे बेसमेंट की तरफ ले जाना शुरू किया, जहां उनका अंत होने वाला था। सुहानी ने डरकर मोक्ष की पीठ को देखा। वो जानती थी कि आज उसके हबी का वो रूप बाहर आया है जिसे कोई नहीं रोक सकता। खुराना पैलेस का बेसमेंट किसी कालकोठरी की तरह ठंडा और खामोश था। वहां सिर्फ एक पीला बल्ब जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी में मोक्ष का साया दीवार पर किसी दैत्य की तरह बड़ा दिख रहा था। मोक्ष ने विक्रम सिंह को लोहे की एक भारी कुर्सी पर दे मारा और केविन ने तुरंत उनके हाथ पैर जंजीरों से जकड़ दिए। विक्रम का सारा रौब और घमंड अब हवा हो चुका था। उनके माथे से पसीना बहकर आंखों में जा रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में भीख मांगी, मोक्ष, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मां का इकलौता भाई हूं, मुझे मत मारो। मोक्ष ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और उसे फर्श पर घसीटते हुए आगे बढ़ा। घर
की आवाज से विक्रम की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मोक्ष ने रॉड को विक्रम की ठोड़ी के नीचे टिकाया और उनका चेहरा ऊपर उठाया। मामा जी, जब अभी ने तुम्हारे आगे हाथ जोड़े होंगे तब तुम्हें अपनी बहन का ख्याल क्यों नहीं आया? जब तुमने सुहानी को तड़पाने का प्लान बनाया तब तुम्हारा खून क्यों नहीं जागा? मोक्ष ने बिना कोई रहम दिखाए रॉड से विक्रम के दोनों घुटनों पर जोरदार वार किया। क्रैक! हड्डी टूटने की खौफनाक आवाज के साथ विक्रम की गगनभेदी चीख बेसमेंट की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। मोक्ष वहीं नहीं रुका। उसने चाकू निकाला और विक्रम के सीने पर उसी खूनी बाज के सिंबल को खुरचकर बना दिया जिसने उसके दोस्त की जान ली थी। विक्रम दर्द के मारे तड़प रहे थे और उनके मुंह से खून के कश निकल रहे थे। मोक्ष ने चाकू केविन को थमाया और ठंडी आवाज में कहा, इन्हें अभी मरने मत देना केविन। मान से कहकर इनका इलाज करवाओ ताकि ये रोज इस दर्द को महसूस कर सकें। इन्हें तब तक इस नर्क में जिंदा रखो जब तक इनकी रूह खुद मौत की भीख न मांगने लगे। केविन ने क्रूर मुस्कान के साथ सिर झुकाया। जी बॉस। मोक्ष बिना पीछे मुड़े बेसमेंट की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया। ऊपर हॉल में सुहानी बेचैनी से टहल रही थी। जैसे ही उसने मोक्ष को आते देखा वो दौड़कर उसके पास गई। मोक्ष के हाथों और शर्ट पर खून के छींटे थे जिन्हें देखकर सुहानी की आंखें भर आईं। उसने बिना डरे मोक्ष का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मोक्ष ने उसे दूर हटाना चाहा ताकि उसके कपड़े खराब न हो, लेकिन सुहानी ने मजबूती से उसे थामे रखा। सुहानी ने रोते हुए कहा, हबी, अब सब ठीक हो गया है ना? अब तो कोई दुश्मन नहीं बचा? मोक्ष ने सुहानी की मासूम और आंसुओं से भरी आंखों में देखा। उसके भीतर का खूंखार किंग सुहानी के इस स्पर्श मात्र से पिघलने लगा। उसने सुहानी को अपनी छाती से लगा लिया और उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, हाँ रैबिट, अब सब खत्म हो गया। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। सुहानी ने मोक्ष के सीने पर अपना सिर टिका दिया, जहां उसकी धड़कनें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। अगली सुबह खुराना पैलेस के माहौल में एक अजीब सी शांति थी। निहारिका खुद को अपने कमरे में बंद किए हुए थी, लेकिन वे जानती थी कि मोक्ष ने जो किया वो न्याय था। सुहानी रसोई में निहारिका के लिए सूप बना रही थी ताकि उनकी तबीयत ठीक हो सके। मोक्ष डाइनिंग एरिया में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें लगातार रसोई में काम कर रही सुहानी पर टिकी थी। तभी केविन भागता हुआ मोक्ष के पास आया और उसने अपना फोन मोक्ष की तरफ बढ़ाया। बॉस, एक अज्ञात नंबर से वीडियो कॉल आ रहा है। ये डार्क वेब के किसी बेहद सुरक्षित सर्वर से रीरूट किया गया है। मोक्ष ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कॉल रिसीव किया। स्क्रीन पर एक काला पर्दा था जिसके पीछे से एक भारी और बदली हुई आवाज गूंजी। बधाई हो किंग मोक्ष खुराना, तुमने मोहरों को बहुत खूबसूरती से मार गिराया। पहले विशाल, फिर गुरु भाई और अब तुम्हारा सगा मामा विक्रम सिंह। सच में तुम्हारी दीवानगी की कोई सीमा नहीं है। उस आवाज को सुनकर मोक्ष के चेहरे के भाव सख्त हो गए। कौन हो तुम? सामने आओ। वो आवाज जोर से हंसने लगी। इतनी जल्दी क्या है किंग? विक्रम तो सिर्फ एक जरिया था। अभी की मौत का असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। तुमने जिस सुहानी को अपनी ढाल बनाकर छुपाया है ना, उसे बहुत जल्द मैं तुम्हारे हाथों से छीन लूंगा। याद रखना, बाज की नजर हमेशा अपने शिकार पर रहती है। ये कहते ही कॉल कट गया और स्क्रीन ब्लैक हो गई। मोक्ष ने गुस्से में फोन को अपनी मुट्ठी में भींचकर तोड़ दिया। उसकी ग्रे आंखें फिर से बारूद की तरह सुलग उठी। विक्रम सिंह असली मास्टरमाइंड नहीं था, बल्कि वह भी किसी और के इशारे पर नाच रहा था। अभी की मौत का रहस्य सुलझने के बजाय और गहरा हो गया था और अब सुहानी पर एक नया और सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था। उस रहस्यमयी कॉल ने खुराना पैलेस की सुबह की शांति को पल भर में राख कर दिया था। मोक्ष के हाथ से टूटे हुए फोन के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी और आंखों में जलता हुआ आक्रोश साफ देखा जा सकता था। केविन और मान सहगल तुरंत अलर्ट मोड में आ गए। मोक्ष ने बिना वक्त गंवाए केविन को हुक्म दिया, इस नंबर को ट्रैक करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यह कॉल डार्क वेब से आया है या पाताल से, मुझे उस आवाज के पीछे का चेहरा हर हाल में 24 घंटे के भीतर चाहिए। केविन ने तुरंत अपने लैपटॉप पर उंगलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि यह काम इतना आसान नहीं होने वाला था। रसोई से सूप का कटोरा लिए सुहानी जैसे ही बाहर आई, उसने फर्श पर बिखरे फोन के टुकड़े और मोक्ष के तने हुए चेहरे को देख लिया। वह सहमकर वहीं रुक गई। मोक्ष ने जब सुहानी की तरफ देखा तो उसने अपने गुस्से को तुरंत एक गहरी सांस के पीछे छुपाया। वो उठकर सुहानी के पास गया और उसके हाथ से कटोरा लेकर पास की टेबल पर रख दिया। मोक्ष ने सुहानी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। वो देख सकता था कि सुहानी की आंखों में फिर से डर घर कर रहा था। मोक्ष ने उसके माथे को चूमा और बेहद धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, रैबिट, मैं कुछ दिनों के लिए पैलेस की सुरक्षा थोड़ी और बढ़ाने जा रहा हूं। तुम बिना केविन या मेरे बताए इस विला के मुख्य गेट से बाहर कदम नहीं रखोगी। क्या तुम मेरी बात मानोगी? सुहानी ने बिना कोई सवाल किए मासूमियत से अपना सिर हिला दिया। वो मोक्ष पर खुद से ज्यादा भरोसा करती थी।
शाम होते होते खुराना पैलेस किसी अभेद्य किले में तब्दील हो चुका था। मोक्ष की पर्सनल ब्लैक कमांडो टीम के 30 अतिरिक्त जवान हाईटेक हथियारों के साथ पूरे परिसर में तैनात कर दिए गए थे। हर कोने पर लेजर सेंसर और मोशन डिटेक्टर कैमरे लगा दिए गए थे। मान सहगल ने खुद पैलेस के भीतर एक मिनी मेडिकल रूम तैयार कर लिया था ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। मोक्ष अपने स्टडी रूम की बालकनी में खड़ा समंदर की उठती लहरों को देख रहा था। उसके हाथ में अभी की दी हुई वो अधफटी डायरी थी। उसने फिर से उस बाज वाले सिंबल को गौर से देखा। तभी मान कमरे में आया। मोक्ष, निहारिका आंटी की तबीयत अब बेहतर है। सुहानी उनके पास ही बैठी है। लेकिन केविन को उस डार्क वेब वाले कॉल का जो सिग्नल्स मिले हैं वे सीधे ब्लैक ईगल नाम के एक इंटरनेशनल सिंडिकेट की तरफ इशारा कर रहे हैं। ब्लैक ईगल का नाम सुनते ही मोक्ष की मुट्ठी कस गई। यह एशिया का सबसे गुप्त और खतरनाक अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट था, जिसके तार कई देशों की सरकारों और खुफिया एजेंसियों से जुड़े थे। मोक्ष को अब समझ आ रहा था कि अभी को क्यों मारा गया था। अभी को ब्लैक ईगल के सबसे बड़े राज के बारे में पता चल गया था और वही राज अब सुहानी के अतीत से जुड़ा हुआ था। तभी पैलेस के मुख्य अलार्म सिस्टम की रेड लाइट अचानक तेजी से जलने बुझने लगी। पूरे विला में एक तीखी सायरन की आवाज गूंज उठी। केविन ने तुरंत इंटरकॉम पर चिल्लाकर कहा, बॉस, पैलेस के ईस्ट सेक्टर की बाउंड्री वॉल के पास किसी की हरकत डिटेक्ट हुई है। सीसीटीवी कैमरे हैक कर लिए गए हैं। वे अंदर घुस चुके हैं। मोक्ष ने तुरंत अपनी कलाई पर बंधी घड़ी से अपनी गन का लॉक खोला और मान से कहा, सुहानी और मां को लेकर सेफ हाउस में जाओ। तुरंत मोक्ष बिना एक पल गनवाए सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागा। पैलेस के मुख्य हॉल की बत्तियां गुल हो चुकी थी। सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स की लाल रोशनी चारों तरफ फैल रही थी, जिससे माहौल किसी जंग के मैदान जैसा लग रहा था। हॉल के कांच के दरवाजे को तोड़ते हुए 4 नकाबपोश हमलावर अंदर घुसे। वे आम गुंडे नहीं थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज और हथियार किसी ट्रेंड मिलिट्री कमांडो जैसे थे। जैसे ही उन्होंने मोक्ष को देखा, उन्होंने साइलेंसर लगी गन से फायरिंग शुरू कर दी। मोक्ष ने फुर्ती से सोफे के पीछे डाइव लगाई और हवा में ही 2 सटीक शॉट दागे। दोनों गोलियां सीधे हमलावरों के माथे के बीचों बीच लगीं और वे वहीं ढेर हो गए। बाकी के 2 हमलावरों ने मोक्ष को घेरने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से केविन ने मोर्चा संभाल लिया। एक संक्षिप्त और खूनी मुठभेड़ के बाद चारों हमलावर मारे जा चुके थे। मोक्ष ने एक मृत हमलावर के पास जाकर उसके नकाब को हटाया। उसके गले पर वही सिंबल टैटू के रूप में बना हुआ था, उड़ता हुआ बाज। मोक्ष ने उस ठंडी लाश को देखा और उसकी आंखें गुस्से से उबल पड़ी। यह हमला उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी ताकत को आजमाने और एक मैसेज देने के लिए था। तभी सेफ हाउस की तरफ से मान की चीखने की आवाज आई, मोक्ष, जल्दी बेसमेंट की तरफ आओ। मोक्ष का दिल एक पल के लिए बैठ गया। वो पूरी रफ्तार से सेफ हाउस की तरफ भागा। वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मान जमीन पर घायल पड़ा था और सुहानी वहां नहीं थी। दीवार पर खून से एक नया मैसेज लिखा था, खेल शुरू हो चुका है, किंग। सेफ हाउस के उस ठंडे फर्श पर मान सहगल अपने कंधे को पकड़े दर्द से करा रहा था। मोक्ष ने बिना वक्त गंवाए उसे उठाया। मान के कंधे से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा सुहानी को न बचा पाने का अफसोस था। मान ने हौंफते हुए कहा, मोक्ष, मुझे माफ कर देना। वे सामने से नहीं आए। उन्होंने सेफ हाउस के वेंटिलेशन शाफ्ट का इस्तेमाल किया और अंदर कोई जहरीली गैस छोड़ दी। जब तक मैं कुछ समझ पाता, मुझे चक्कर आने लगा। उन्होंने मां को हाथ भी नहीं लगाया। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सुहानी थी। वे उसे अपने साथ ले गए। मोक्ष के चेहरे की नसें इस कदर तन गई कि उसका पूरा बदन कांपने लगा। उसकी जिंदगी की इकलौती कमजोरी, उसकी मासूम सुहानी, अब उस अदृश्य दुश्मन के चंगुल में थी। केविन तुरंत अपनी टेक टीम के साथ सेफ हाउस में दाखिल हुआ। उसने वेंटिलेशन शाफ्ट के पास गिरे एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को उठाया। वो एक मिलिट्री ग्रेड जीपीएस जैमर था, जिसने पैलेस के हाईटेक सुरक्षा तंत्र को कुछ मिनटों के लिए अंधा कर दिया था। केविन ने कांपती आवाज में कहा, बॉस, उन्होंने पैलेस के पीछे के प्राइवेट डॉक का इस्तेमाल किया है। वे समंदर के रास्ते भागे हैं। हमारे रडार ने एक हाई स्पीड स्पीडबोट को डिटेक्ट किया है जो मुंबई के तट से दूर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा की तरफ बढ़ रही है। मोक्ष ने दीवार पर खून से लिखे उस मैसेज, खेल शुरू हो चुका है, किंग को देखा। उसने अपनी जेब से अभी की डायरी निकाली और उसे मुट्ठी में भींच लिया। उसने केविन की तरफ देखा। उसकी ग्रे आंखें इस वक्त साक्षात साई की तरह खामोश और जानलेवा थी। मेरा चॉपर तैयार करो। केविन, समंदर के उस हिस्से को पूरी तरह ब्लॉक कर दो। आज किंग अपनी सल्तनत की आखिरी हद पार करने जा रहा है। मुंबई से दूर, समंदर के बीचों बीच तैरते एक विशाल ब्लैक कार्गो शिप के भीतर। ये ब्लैक ईगल सिंडिकेट का एक तैरता हुआ सीक्रेट हेडक्वार्टर था। शिप के एक बड़े और आलीशान केबिन में सुहानी को एक कुर्सी से बांधकर रखा गया था।
बेहोशी की दवा का असर कम होते ही उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। चारों तरफ लोहे की दीवारें और समंदर की लहरों की गूंज थी। वो बुरी तरह डर गई और रोते हुए चिल्लाई, हबी, आप कहाँ हो? मुझे बचाओ। तभी केबिन का भारी लोहे का दरवाजा खुला। एक लंबा सूट बूट पहने शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक गहरी कटी हुई लाइन का निशान था और उसकी आंखों में अजीब सी क्रूरता थी। वो कोई और नहीं, ब्लैक ईगल सिंडिकेट का चीफ एलेक्स था। उसने सुहानी के पास आकर उसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया और एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, चिल्लाओ मत प्रिंसेस। तुम्हारा हबी बहुत बड़ा किंग होगा, लेकिन यहां समंदर के बीच उसकी हुकूमत नहीं चलती। तुम तो वो चाबी हो जिसके लिए मैंने 4 साल पहले तुम्हारे भाई अभी को तड़पा तड़पा कर मारा था। सुहानी ने जब अपने मरे हुए भाई अभी का नाम सुना तो उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। एलेक्स ने उसकी शर्ट के कॉलर को थोड़ा पीछे खींचकर उस एम अक्षर वाले पेंडेंट को देखा जो मोक्ष ने उसे पहनाया था। उसने हंसते हुए कहा, मोक्ष ने तुम्हें अपनी ढाल बनाया, लेकिन उसे नहीं पता कि अभी ने मरने से पहले ब्लैक ईगल के अरबों डॉलर के सीक्रेट कोड्स को एक डिजिटल लॉकेट में छिपाया था, और वो लॉकेट अनाथ आश्रम की किसी चीज में था जो अब मोक्ष के पास है। तुम्हें यहां लाकर मैंने मोक्ष को सीधे मौत के कुएं में बुला लिया है। ठीक उसी वक्त शिप के अलार्म सिस्टम की आवाजें गूंज उठी। बाहर समंदर का पानी जैसे उबलने लगा था। केबिन की बड़ी खिड़की से बाहर देखने पर एलेक्स के होश उड़ गए। रात के घने अंधेरे में आसमान को चीरते हुए मोक्ष खुराना का पर्सनल चॉपर सीधे कार्गो शिप के डेक के ठीक ऊपर मंडरा रहा था। सिर्फ चॉपर नहीं, बल्कि समंदर की लहरों को चीरती हुई मोक्ष की अंडरवर्ल्ड आर्मी की 10 गन बोट्स ने उस विशाल कार्गो शिप को चारों तरफ से घेर लिया था। शिप के डेक पर ब्लैक ईगल के 50 से ज्यादा कमांडो हथियारों के साथ पोजीशन ले चुके थे। चॉपर से एक मोटी रस्सी नीचे फेंकी गई। सबसे पहले जो शख्स नीचे उतरा वो खुद मोक्ष खुराना था। उसने आज बुलेट प्रूफ ब्लैक टैक्टिकल गियर पहना हुआ था और दोनों हाथों में हैवी असॉल्ट राइफल्स थी। उसके पीछे केविन और उसकी सबसे खूंखार कमांडो टुकड़ी नीचे उतरी। मोक्ष के पैर डेक पर टिकते ही उसने चीख कर कहा, एलेक्स, बाहर आ, तेरी मौत का वक्त हो चुका है। ब्लैक ईगल के कमांडोज ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन मोक्ष इस वक्त किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक भूखे शेर की तरह लड़ रहा था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ सुहानी का रोता हुआ चेहरा था। मोक्ष ने अकेले ही डेक पर खड़े 20 से ज्यादा कमांडोज को अपनी गोलियों से भून डाला। शिप का डेक खून से लाल हो चुका था और बारूद के धुएं से आसमान भर गया था। मोक्ष गोलियों की बौछार के बीच से रास्ता बनाते हुए सीधे शिप के अंदरूनी केबिन की तरफ बढ़ा। उसने लात मारकर मुख्य दरवाजे को तोड़ा। अंदर का नजारा देखकर मोक्ष की सांसें रुक गईं। एलेक्स ने सुहानी की कनपटी पर एक रिवॉल्वर तान रखी थी। सुहानी मोक्ष को देखते ही रो पड़ी, हबी। एलेक्स ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना किंग, वरना इसके भेजे के चीथड़े उड़ा दूंगा। अपनी गन नीचे फेंको, अभी के अभी। मोक्ष ने अपनी दोनों राइफल्स धीरे से फर्श पर छोड़ दी और अपने हाथ ऊपर कर लिए। उसकी ग्रे आंखें एलेक्स को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसकी रूह को सीधे नर्क में भेज रही हों। मोक्ष ने बेहद धीमी और जानलेवा आवाज में कहा, एलेक्स, तुमने मेरे दोस्त को मारा, मुझे फर्क नहीं पड़ा। तुमने मेरे साम्राज्य को हिलाने की कोशिश की, मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन तुमने सुहानी पर हाथ रखकर अपनी मौत के वारंट पर खुद साइन कर दिया है। एलेक्स ने ट्रिगर पर उंगली कसी, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि किंग कभी बिना बैकअप के कोई चाल नहीं चलता। केबिन की कांच की खिड़की के बाहर समंदर से कुछ अजीब सी हरकत शुरू हो चुकी थी। कांच की उस बड़ी खिड़की के ठीक पीछे समंदर के काले पानी को चीरते हुए मान सहगल और केविन के 2 सबसे बेहतरीन स्नाइपर्स बोट पर मुस्तैद थे। एलेक्स का पूरा ध्यान मोक्ष पर था। मोक्ष ने चुपके से अपनी कलाई पर बंधी घड़ी का एक बटन दबाया। यह स्नाइपर्स के लिए रेड सिग्नल था। टैक। एक साइलेंसर लगी स्नाइपर गोली खिड़की के मोटे शीशे को भेदती हुई सीधे एलेक्स के दाहिने हाथ की कलाई के पार निकल गई। एलेक्स की चीख निकल गई और उसके हाथ से गन छूटकर फर्श पर गिर गई। पलक झपकते ही मोक्ष ने एक चीते की तरह डाइव लगाई। उसने फर्श पर गिरी गन उठाई और एलेक्स के दूसरे हाथ के कंधे पर गोली मार दी। एलेक्स घुटनों के बल जमीन पर आ गिरा। मोक्ष ने बिना एक पल गंवाए सुहानी की तरफ दौड़ लगाई और उसकी जंजीरें खोल दी। बंधन मुक्त होते ही सुहानी रोती हुई मोक्ष के सीने से लिपट गई। वो इतनी डरी हुई थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मोक्ष ने अपनी मजबूत बाहों में उसे कसकर भींच लिया और उसके कानों में फुसफुसाया, शांत हो जाओ रैबिट, तुम्हारा हबी यहां है। अब तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। उसने सुहानी को धीरे से केबिन के सुरक्षित कोने में बिठाया और खुद वापस मुड़ा। जमीन पर खून से लथपथ पड़ा एलेक्स अब भी खूंखार तरीके से हंस रहा था। मोक्ष, तुम मुझे मार भी दोगे तो क्या बदल जाएगा? ब्लैक ईगल का नेटवर्क सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं है। अभी ने जो सीक्रेट कोड्स उस अनाथ आश्रम के लॉकेट में छुपाए थे, वे अब हमारे मेन सर्वर पर अपलोड होने वाले हैं।
उस कोड्स में एशिया के कई बड़े नेताओं और माफियाओं के काले राज हैं। अगर वे राज खुले तो तुम्हारी पूरी सल्तनत मटियामेट हो जाएगी। मोक्ष एलेक्स के पास गया और उसके चेहरे पर अपने भारी बूट से प्रहार किया। एलेक्स का मुंह खून से भर गया। मोक्ष ने उसकी कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, एलेक्स, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। तुम जिस डिजिटल लॉकेट की बात कर रहे हो उसे केविन ने 3 घंटे पहले ही डिकोड कर लिया था। तुम्हारे मेन सर्वर को हैक करके तुम्हारी पूरी ब्लैक ईगल सिंडिकेट की संपत्ति और डेटा इस वक्त मेरे कब्जे में है। अब तुम एक किंग से नहीं, एक कंगाली की कगार पर खड़े अपराधी से बात कर रहे हो। यह सुनते ही एलेक्स के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में पहली बार मौत का असली खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने समझ लिया था कि मोक्ष खुराना हमेशा अपने दुश्मनों से 10 कदम आगे की सोचता है। मोक्ष ने केविन की तरफ देखा, जो केबिन के दरवाजे पर अपनी टीम के साथ खड़ा था। मोक्ष ने आदेश दिया, इसे तड़पाने में वक्त जाया मत करो। इसे इसी शिप के इंजन रूम में बांध दो और इस पूरे कार्गो शिप को समंदर के बीचों बीच उड़ा दो। अभी की आत्मा को आज पूरी शांति मिलनी चाहिए। केविन और उसके कमांडोज ने एलेक्स को घसीटते हुए केबिन से बाहर निकाल दिया। मोक्ष ने सुहानी को अपनी गोद में उठाया। वह इस खूनी माहौल से सुहानी को दूर ले जाना चाहता था। चॉपर की तरफ बढ़ते हुए सुहानी ने मोक्ष के गले में अपने हाथ डाल दिए और अपनी आंखें बंद कर ली। वह जानती थी कि इस भयानक समंदर के बीच भी मोक्ष की बाहें उसकी दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह थी। जैसे ही मोक्ष का चॉपर कार्गो शिप से आसमान की तरफ उड़ा, केविन ने रिमोट का बटन दबा दिया। धड़ाम, बूम, एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए और वह विशाल कार्गो शिप आग के शोलों में तब्दील होकर समंदर की गहराइयों में समा गया। ब्लैक ईगल सिंडिकेट का हमेशा के लिए अंत हो चुका था। अगली सुबह खुराना पैलेस की बालकनी में हल्की और गुनगुनी धूप खिली थी। सुहानी सफेद रंग के ढीले ढाले कुर्ते में सोफे पर बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी। रात का खौफ अब उसकी आंखों से पूरी तरह गायब हो चुका था। तभी मोक्ष नहाकर बाहर आया। उसने ब्लैक ट्राउजर और सफेद शर्ट पहनी हुई थी जिसके ऊपर के बटन खुले थे। सुहानी ने मुस्कुराकर मोक्ष को देखा और चाय का कप साइड में रखकर उसके पास आई। उसने मोक्ष की शर्ट के बटन बंद करने शुरू किए, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने कुछ दिनों पहले किया था। मोक्ष ने उसकी नाजुक कलाई को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए दीवार से सटा दिया। सुहानी की धड़कनें तेज हो गईं और उसके गाल गुलाबी हो गए। मोक्ष ने झुककर उसके होठों को अपनी दीवांगी में कैद कर लिया। यह किस पहले से कहीं ज्यादा गहरा और अपनापन लिए हुए था। मोक्ष ने जब अपने होठ हटाए तो सुहानी ने शर्माकर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया और धीरे से कहा, आई लव यू हबी। मोक्ष के चेहरे पर एक दुर्लभ और बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई, जो उसने सालों से किसी को नहीं दिखाई थी। उसने सुहानी के बालों को सहलाते हुए कहा, आई लव यू टू माई रैबिट। खुराना पैलेस में अब अभी की मौत का बदला पूरा हो चुका था और सारे दुश्मन धूल में मिल चुके थे। मोक्ष ने सुहानी के रूप में अपनी खोई हुई जिंदगी और सुकून को वापस पा लिया था। अंडरवर्ल्ड का किंग अब अपनी रानी के साथ अपनी नई सल्तनत की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार था, जहां सिर्फ प्यार था, कोई खौफ नहीं। महीनों बाद मुंबई का मौसम सुहाना हो चुका था। समंदर की ठंडी हवाएं खुराना पैलेस के विशाल बगीचे में लगे पेड़ों को छूकर गुजर रही थी। पैलेस की रौनक अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वहां से खौफ और गोलियों का साया गायब हो चुका था और उसकी जगह सुहानी की खिलखिलाहट ने ले ली थी। निहारिका जी के चेहरे पर भी अब अपने बेटे और बहू को खुश देखकर एक मां का सुकून साफ नजर आता था। सुबह के वक्त सुहानी बगीचे में डैनियल, पालतू बाघ, के साथ खेल रही थी। डैनियल चुपचाप जमीन पर लेटा था और सुहानी उसके बड़े से सिर पर फूलों की माला पहना रही थी। दूर बालकनी में खड़ा मोक्ष हाथ में कॉफी का मग लिए अपनी इस खूबसूरत दुनिया को निहार रहा था। उसका 3 पीस सूट और चेहरे की वही जानी मानी गंभीरता बरकरार थी, लेकिन उसकी ग्रे आंखों में अब एक ठहराव था। तभी केविन और मान सहगल लॉन की तरफ से आते दिखे। दोनों के चेहरों पर आज कोई तनाव नहीं था। मान ने दूर से ही चिल्लाकर कहा, भाभी, आज डैनियल को शाकाहारी बनाने का इरादा है क्या? सुहानी ने पलटकर मुंह बनाया, मान भाई, आप हमेशा डैनियल को डराते रहते हो। देखिए वो कितना सीधा है। केविन अपनी हंसी रोकते हुए मोक्ष के पास आया। बॉस, अंडरवर्ल्ड के सारे सिंडिकेट्स अब पूरी तरह शांत हैं। ब्लैक ईगल के खात्मे के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी सल्तनत की तरफ आंख उठाकर भी देखे। लीगल बिजनेस में हमारा टर्नओवर इस क्वार्टर में 2 गुना हो चुका है। मोक्ष ने कॉफी का घूंट लिया और सिर हिलाया। उसने केविन के कंधे पर हाथ रखा। ये सब तुम्हारी और मान की वफादारी की वजह से है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जिंदगी को थोड़ा और सामान्य बनाएं। केविन की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वो जानता था कि उसके बॉस ने इस शांति के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी। शाम को मोक्ष ने सुहानी के लिए पैलेस की छत पर एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था। पूरी छत को सफेद पर्दों, मखमली गेंदों और मध्यम जलती मोमबत्तियों से सजाया गया था। आसमान में तारे चमक रहे थे। सुहानी जब वहां पहुंची
तो उसकी आंखें खुशी से फैल गईं। उसने आज नीले रंग की साड़ी पहनी थी जिसमें उसकी मासूमियत और निखर कर आ रही थी। मोक्ष आगे बढ़ा और उसने सुहानी का हाथ थामकर उसे बीच में लाया। धीमी धुन पर बज रहे म्यूजिक के साथ मोक्ष ने सुहानी की कमर पर हाथ रखा और दोनों धीरे धीरे डांस करने लगे। सुहानी ने अपना सिर मोक्ष के मजबूत सीने पर रख दिया। उसने धीरे से पूछा, हबी, क्या हम हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे? अब कोई बुरा इंसान हमें अलग करने तो नहीं आएगा ना? मोक्ष ने उसके गाल को छुआ। कभी नहीं रैबिट, जो आना था वो आ चुका और जा चुका। अब तुम्हारे इस रक्षक की जिंदगी सिर्फ तुम्हारी खुशियों के लिए है। डांस रुकते ही मोक्ष ने अपनी जेब से एक मखमली बॉक्स निकाला। उसने बॉक्स खोला तो अंदर एक बेहद खूबसूरत हीरे की अंगूठी थी जिसके बीच में एक छोटा सा एस और एम आपस में जुड़े हुए थे। मोक्ष ने सुहानी का सीधा हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी उंगली में वो अंगूठी पहना दी। सुहानी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने बिना वक्त गंवाए मोक्ष के गले में अपनी बाहें डाल दी। मोक्ष ने उसे अपनी बाहों में कसकर खींच लिया और उसके कानों के पास फुसफुसाया, तुम सिर्फ अभी की अमानत नहीं हो सुहानी, तुम मेरी रूह हो। तुम्हारे बिना ये किंग अधूरा था। सुहानी ने मोक्ष के होठों पर हाथ रखा और फिर खुद आगे बढ़कर उसके सीने से लग गई। समंदर की लहरों की गूंज और तारों की छांव में अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह और उसकी मासूम रानी की यह दास्तान हमेशा हमेशा के लिए मुकम्मल हो चुकी थी। 1 साल बाद खुराना पैलेस का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। पैलेस के मुख्य द्वार पर लगे बड़े बड़े फूलों के गुलदस्ते और चारों तरफ गूंजती शहनाइयों की आवाज ये बयां कर रही थी कि आज का दिन बेहद खास था। यह मोक्ष और सुहानी की शादी की पहली सालगिरह का जश्न था। पूरे एशिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, राजनेता और नामचीन हस्तियां खुराना पैलेस के भव्य हॉल में मौजूद थी। मोक्ष खुराना हमेशा की तरह अपने रॉयल ब्लैक जोधपुरी सूट में महफिल की जान बना हुआ था। उसकी ग्रे आंखों में वही चिरपरिचित रौब था, लेकिन जब भी उसकी नजरें हॉल के प्रवेश द्वार की तरफ जाती, उसकी आंखों में एक अजीब सी बेकरारी साफ दिखती थी। केविन और मान सहगल मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, लेकिन उनकी नजरें भी घड़ी की सुइयों पर टिकी थी। तभी हॉल की सारी लाइटें मद्धम हो गईं और सीढ़ियों पर एक सिंगल स्पॉटलाइट चमकी। सुहानी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसने गहरे लाल रंग का भारी जरदोजी लहंगा पहना था, मांग में मोक्ष के नाम का सिंदूर, गले में वही एम लेटर वाला खास पेंडेंट और हाथों में खंगती हुई चूड़ियां उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। उसकी मासूमियत और इस नए नवेले रॉयल लुक का कॉम्बिनेशन इतना कातिलाना था कि पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मोक्ष की नजरें सुहानी पर ठहर सी गईं। वह अपनी महफिल को छोड़कर सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसने आगे बढ़कर अपना हाथ सुहानी की तरफ फैलाया। सुहानी ने शर्माते हुए अपना नाजुक हाथ मोक्ष के मजबूत हाथ में दे दिया। जैसे ही दोनों ने एक साथ हॉल में कदम रखा, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। निहारिका जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने आगे बढ़कर दोनों की नजर उतारी। जश्न के बीच में मान सहगल ने स्टेज पर आकर माइक संभाला, देवियों और सज्जनों, आज हमारी भाभी और हमारे भाई की शादी को 1 साल पूरा हो चुका है। इस मौके पर किंग की तरफ से एक छोटा सा ऐलान है। मोक्ष स्टेज पर गया और उसने सुहानी को अपने पास बुलाया। उसने सुहानी की कमर पर हाथ रखते हुए दुनिया के सामने एक बड़ा खुलासा किया। मोक्ष ने कड़क और गंभीर आवाज में कहा, आज से ठीक 1 साल पहले मैंने सुहानी को अपना जीवन साथी चुना था, लेकिन आज मैं आप सबके सामने यह ऑफिशियल करना चाहता हूं कि मेरी पूरी सल्तनत, खुराना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की 50% हिस्सेदारी और मेरी जिंदगी का हर एक फैसला आज से मेरी पत्नी सुहानी मोक्ष खुराना के नाम होता है। दुनिया के लिए मैं किंग हो सकता हूं, लेकिन मेरी इस सल्तनत की असली मालकिन सिर्फ सुहानी है। मोक्ष के इस ऐलान ने बिजनेस वर्ल्ड के बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ा दिए। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं, बल्कि सुहानी के लिए मोक्ष का अटूट समर्पण था। पार्टी खत्म होने के बाद रात के करीब 2 बजे पूरा पैलेस शांत हो चुका था। सुहानी अपने बेडरूम की बालकनी में खड़ी होकर आसमान को देख रही थी। ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे को छू रहे थे। तभी मोक्ष ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने अपना चेहरा सुहानी के खुले बालों में छुपाया और उसकी खुशबू को अपनी सांसों में भर लिया। सुहानी ने धीरे से मुड़कर मोक्ष की छाती पर अपना हाथ रखा और कहा, हबी, आज आपने सबके सामने इतना बड़ा ऐलान क्यों किया? मुझे आपके पैसे या सल्तनत की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो सिर्फ आपका ये साथ ही सब कुछ है। मोक्ष ने मुस्कुराकर सुहानी की उंगली में पहनी हुई हीरे की अंगूठी को चूमा और बेहद गहराई से कहा, मैं जानता हूं रैबिट, तुम उस नर्क से निकलकर मेरी जिंदगी में आई थी जहां सिर्फ अंधेरा था। तुमने मुझे एक इंसान बनाया है। ये सल्तनत तो बहुत छोटी चीज है। अगर तुम मांगो तो मैं अपनी जान भी तुम्हारे कदमों में रख दूं। सुहानी ने तुरंत मोक्ष के होठों पर अपनी उंगली रख दी। उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा और ढेर सारा प्यार था। फिर से जान देने की बात मत करना हबी, आपको मेरे लिए जिंदा रहना होगा, हमेशा। मोक्ष की आंखों में दीवानगी का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने बिना एक पल गनवाए सुहानी को अपनी गोद में उठा लिया और सीधे बेड की तरफ बढ़ा।
उस रात कमरे का तापमान जैसे बढ़ गया था। मोक्ष ने सुहानी के लहंगे की डोरी को धीरे से सरकाया और उसकी गर्दन पर अपनी दीवानगी की नई मुहर लगा दी। सुहानी के मुंह से एक दबी हुई आह निकली और उसने मोक्ष की पीठ को अपने नाखूनों से कसकर पकड़ लिया। मोक्ष का पत्थर दिल पूरी तरह से सुहानी के प्यार की गिरफ्त में था। खौफ, अंडरवर्ल्ड और दुश्मनों की दुनिया बहुत पीछे छूट चुकी थी। अब उनके सामने सिर्फ एक नया सवेरा था, जहां द हिडन बिलियनियर अपनी मासूम रानी के प्यार के साए में पूरी तरह से महफूज और मुकम्मल था। 3 साल बाद खुराना पैलेस के उसी आलीशान और कभी खामोश रहने वाले कॉरिडोर में आज सुबह सुबह अजीब सी हलचल थी। नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन किसी के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत मुस्कान थी। इस बार विला में गूंजने वाली आवाज किसी गोलियों की तड़तड़ाहट की नहीं, बल्कि नन्हे नन्हे कदमों की धमक की थी। 2.5 साल का एक छोटा सा बच्चा, जिसके बाल हल्के ब्राउन थे और आंखें बिल्कुल अपने पिता की तरह गहरी और ग्रे थीं, सफेद रंग का छोटा सा कुर्ता पायजामा पहने पूरे हॉल में दौड़ लगा रहा था। उसके पीछे पीछे सुहानी हाथ में दूध का गिलास लिए भाग रही थी। अयांश, रुको बेटा, जल्दी से दूध पी लो वरना पापा आ जाएंगे। लेकिन नन्हा अयांश कहाँ मानने वाला था। वह पूरी मस्ती में सोफे के पीछे छिप गया। ठीक उसी वक्त सीढ़ियों से मोक्ष खुराना नीचे उतरा। आज उसने गहरे नीले रंग का बिजनेस सूट पहना था। चेहरे पर वही पुराना रौब और शार्प जॉ लाइन थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर हॉल में मचे इस प्यारे से गदर पर पड़ी, उसके सख्त चेहरे पर एक ऐसी नरमी आ गई जो सिर्फ उसकी इस छोटी सी दुनिया के लिए आरक्षित थी। अयांश ने जैसे ही अपने पापा के भारी बूट्स की आवाज सुनी, वह सोफे के पीछे से निकला और लड़खड़ाते कदमों से सीधे मोक्ष की तरफ बढ़ा। पापा। मोक्ष ने बिना अपनी कीमती सूट की परवाह किए तुरंत घुटनों के बल बैठकर अपने बेटे को हवा में उठा लिया और उसे अपनी मजबूत छाती से लगा लिया। अयांश खिलखिलाकर हंस पड़ा। सुहानी हौंफती हुई वहां पहुंची और उसने दूध का गिलास साइड टेबल पर रखते हुए झूठी नाराजगी दिखाई। हबी, देखिए ना, यह आपकी तरह ही जिद्दी होता जा रहा है। मेरी एक बात नहीं सुनता। मोक्ष ने अयांश को एक हाथ से संभाला और दूसरे हाथ से सुहानी की कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। सुहानी की मांग में सिंदूर और गले में वही लेटर वाला पेंडेंट आज भी वैसे ही चमक रहा था। मोक्ष ने सुहानी के गाल पर एक हल्का सा किस किया और मुस्कुराते हुए कहा, खुराना खानदान का खून है रैबिट, थोड़ा जिद्दी तो होगा ही, लेकिन अपनी मां की तरह मासूम भी है। तभी पैलेस के मुख्य द्वार से केविन और मान सहगल अंदर दाखिल हुए। मान के हाथों में खिलौनों के कई पैकेट्स थे। अयांश ने जैसे ही अपने मान चाचू और केविन चाचू को देखा, वो मोक्ष की गोद से उतरकर उनकी तरफ दौड़ पड़ा। मान ने उसे गोद में उठा लिया। अरे मेरा शेर, देखो चाचू तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। केविन ने मुस्कुराते हुए मोक्ष को एक आईपैड थमाया। बॉस, लंदन वाली डील फाइनल हो चुकी है और हमारे नए चैरिटी ट्रस्ट के तहत अनाथ बच्चों के लिए 5 नए स्कूल बनकर तैयार हैं। मोक्ष ने सिर हिलाकर अपनी मंजूरी दी। अब उसकी दौलत सिर्फ साम्राज्य बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। शाम के वक्त पूरा परिवार पैलेस के लॉन में इकट्ठा था। निहारिका जी आराम कुर्सी पर बैठी अयांश को मान और केविन के साथ खेलते हुए देख रही थी। दूर समंदर के किनारे बनी रेलिंग के पास मोक्ष और सुहानी एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। डूबते हुए सूरज की लालिमा समंदर के पानी पर बिखर रही थी, जिससे पूरा नजारा बेहद जादुई लग रहा था। सुहानी ने अपना सिर मोक्ष के कंधे पर टिका दिया और अपनी उंगली में चमक रही उस खास हीरे की अंगूठी को देखते हुए धीरे से कहा, हबी, कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि अनाथ आश्रम की उस अंधेरी रात से शुरू हुआ ये सफर मुझे खुशियों के इस समंदर तक ले आएगा। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मोक्ष ने सुहानी के हाथ को और मजबूती से भींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच तो यह है सुहानी की जिंदगी तुमने मुझे दी है। अगर उस रात तुम मेरी कार के आगे ना आती, तो यह मोक्ष खुराना आज भी सिर्फ एक बेरहम किंग बनकर रह जाता। तुम मेरे दोस्त अभी की वो अमानत हो, जिसने मेरी पूरी रूह को मुकम्मल कर दिया। सुहानी की आंखों में खुशी के 2 आंसू छलक आए, जिन्हें मोक्ष ने अपनी उंगलियों से बेहद प्यार से पोंछ दिया। ठीक उसी वक्त पीछे से नन्हा अयांश दौड़ता हुआ आया और उसने दोनों के पैरों को पकड़ लिया। मोक्ष और सुहानी ने नीचे झुककर अपने बच्चे को बीच में ले लिया। डूबते सूरज की आखिरी किरण के साथ खुराना पैलेस की इस खूबसूरत शाम पर एक मुकम्मल परिवार की परछाई उभर रही थी। अतीत के सारे तूफान थम चुके थे, सारे दुश्मन खाक हो चुके थे और द हिडन बिलियनियर की यह कहानी अब नफरत और अंडरवर्ल्ड के साए से पूरी तरह आजाद होकर सिर्फ और सिर्फ बेपनाह मोहब्बत, सुकून और एक अटूट रक्षक के वादे के साथ हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुकी थी। 5 साल और बीत चुके थे। मुंबई की गगनचुंबी इमारतों के बीच खुराना पैलेस आज भी अपनी उसी भव्यता और रौब के साथ खड़ा था, लेकिन इसके भीतर की दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब ये सिर्फ अंडरवर्ल्ड के एक पूर्व बेताज बादशाह का गढ़ नहीं, बल्कि खिलखिलाहटों, नटखट शरारतों और बेपनाह मोहब्बत का एक जीता जागता आशियाना था। सुबह की पहली किरण के साथ पैलेस के आलीशान लॉन में 7 साल का अयांश अपने पिता की ही तरह ब्लैक ट्रैकसूट पहने दौड़ लगा रहा था।
उसकी ग्रे आंखें और चेहरे का तेज बिल्कुल मोक्ष जैसा था। वह हाथ में एक छोटी फुटबॉल लिए मुस्तैदी से आगे बढ़ रहा था। तभी उसके ठीक पीछे से एक और नन्ही आवाज गूंजी, भैया रुको, पास दो। वह 3.5 साल की मायरा थी, मोक्ष और सुहानी की लाडली बेटी। घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें और चेहरे पर वही मासूमियत जो कभी मोक्ष ने सुहानी के चेहरे पर देखी थी। मोक्ष बालकनी में खड़ा हाथ में ब्लैक कॉफी लिए अपने दोनों बच्चों को देख रहा था। उसके चेहरे पर अब वो पुरानी खूंखार गंभीरता नहीं थी, बल्कि एक गहरे सुकून की लकीरें थी। तभी सुहानी पीछे से आई और उसने मोक्ष के कंधों पर अपना हाथ रख दिया। सुहानी ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। मांग का सिंदूर और गले का पेंडेंट आज भी उसकी पहचान थे। सुहानी ने मुस्कुराते हुए नीचे देखा। देख रहे हैं अभी, मायरा बिल्कुल आप पर गई है। अभी से अयांश को अपने इशारों पर नचाती है। मोक्ष ने कॉफी का मग साइड में रखा और घूमकर सुहानी को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। उसने सुहानी के माथे को चूमा और बेहद धीमी आवाज में कहा, वो तुम्हारी बेटी है रैबिट, जिद और हुकूमत तो उसके खून में होगी ही। आखिर उसकी मां ने भी तो इस पत्थर दिल किंग को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया है। सुहानी यह सुनकर शर्मा गई और उसने अपना चेहरा मोक्ष के सीने में छुपा लिया। दोपहर के वक्त पैलेस के डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। निहारिका जी आज बेहद खुश थीं, क्योंकि आज केविन और मान सहगल भी अपने परिवारों के साथ वहां पहुंचे थे। मान सहगल अब मुंबई के सबसे बड़े मेडिकल विंग के हेड थे और केविन खुराना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ग्लोबल सीईओ बन चुका था। अयांश और मायरा अपने मान चाचू और केविन चाचू की गोदी में बैठकर आइसक्रीम खाने की जिद कर रहे थे। मान ने अयांश के बाल संवारते हुए मोक्ष की तरफ देखा। मोक्ष, कल गवर्नमेंट की तरफ से उस नए रिहेबिलिटेशन सेंटर का इनॉग्रेशन है, जिसे तुमने अनाथ और बेसहारा महिलाओं के लिए बनवाया है। वे चाहते हैं कि तुम और भाभी वहां मुख्य अतिथि के रूप में आओ। मोक्ष ने सुहानी का हाथ टेबल के नीचे से थामते हुए कहा, बिल्कुल चलेंगे। सुहानी के नाम से शुरू हुआ हर एक नेक काम मेरी सल्तनत की सबसे बड़ी कामयाबी है। रात के वक्त जब दोनों बच्चे अपने कमरों में गहरी नींद में सो चुके थे, मोक्ष और सुहानी पैलेस की उसी सीक्रेट बालकनी में आकर खड़े हुए जहां से समंदर का असीमित विस्तार दिखता था। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था और उसकी चांदी जैसी रोशनी समंदर की लहरों पर तैर रही थी। सुहानी ने मोक्ष के सीने पर अपना हाथ रखा और धीरे से पूछा, हबी, क्या आपको कभी उस पुरानी दुनिया की याद आती है? उस खौफ, उस किंग वाले रुतबे की? मोक्ष ने सुहानी को खुद से और करीब किया। उसकी ग्रे आंखों में चांद की रोशनी चमक रही थी। उसने सुहानी की उंगली में लगी उस हीरे की अंगूठी को सहलाते हुए कहा, कभी नहीं रैबिट। वो दुनिया सिर्फ एक मुखौटा थी। असली किंग तो मैं तब बना जब तुम मेरी जिंदगी में आए। तुमने मुझे नफरत के दलदल से निकालकर मोहब्बत के इस आसमान तक पहुंचाया है। मेरा साम्राज्य, मेरी दौलत, मेरी ताकत, सब कुछ तुम्हारी इस एक मुस्कान के आगे बेहद छोटे हैं। सुहानी की आंखों में खुशी और गहरे थरिल के आंसू थे। उसने मोक्ष के गले में अपनी बाहें डाल दी और उसके होठों पर अपनी मोहब्बत की मुहर लगा दी। ये किस कोई आम किस नहीं था। इसमें बीते सालों का संघर्ष, दुश्मनों पर जीत का गर्व और आने वाले कल का अटूट भरोसा छुपा था। समंदर की लहरें किनारे से टकराकर एक खूबसूरत संगीत पैदा कर रही थी। अंडरवर्ल्ड का वह हिडन बिलियनियर, जो कभी दुनिया के लिए सिर्फ एक बेरहम साया था, आज अपनी मासूम रानी और अपने मुकम्मल परिवार के साथ अपनी खुद की बनाई जन्नत में पूरी तरह से महफूज, शांत और अमर हो चुका था। द हिडन बिलियनियर की यह दास्तान अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वक्त के पन्नों पर लिखी गई मोहब्बत की वो इबारत थी जिसे दुनिया कभी नहीं भुला पाएगी। 10 साल और बीत चुके थे। वक्त का पहिया घूमा था, लेकिन खुराना पैलेस की आन बान और शान आज भी वैसी ही थी। समंदर की लहरें आज भी उसी तरह किनारे से टकरा रही थी, लेकिन आज का दिन खुराना पैलेस के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहा था। 17 साल का अयांश खुराना अब पूरी तरह से अपने पिता का अक्स बन चुका था। वही 6 फीट 3 इंच की हाइट, वही ग्रे आंखें, शार्प जॉ लाइन और चेहरे पर एक खामोश रौब। वो पैलेस के पर्सनल जिम में बॉक्सिंग बैग पर ताबड़तोड़ पंच मार रहा था और उसके हाथों की उभरती हुई नसें उसकी ताकत बयां कर रही थी। वहीं पास में खड़ी 12.5 साल की मायरा हाथ में तौलिया लिए अपने भाई की ट्रेनिंग देख रही थी। मायरा की आंखों में वही चंचलता थी जो कभी उसकी मां सुहानी में हुआ करती थी। तभी जिम का भारी शीशे का दरवाजा खुला और मोक्ष खुराना अंदर दाखिल हुआ। 35 साल से ऊपर की उम्र में भी मोक्ष की फिटनेस और उसका दबदबा वैसा ही था जैसा 10 साल पहले था। आज उसने एक डार्क ग्रे सूट पहना था। उसने अयांश को रुकने का इशारा किया। अयांश ने तुरंत ग्लव्स उतारे और अपने पिता के सामने अदब से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मोक्ष ने अयांश के मजबूत कंधों पर हाथ रखा और उसकी ग्रे आंखों में देखते हुए बेहद गंभीर आवाज में कहा, अयांश, आज से तुम 18वें साल में कदम रख रहे हो। ये सिर्फ तुम्हारी उम्र का बढ़ना नहीं है, बल्कि आज से खुराना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का पूरा लीगल बिजनेस और हमारे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी का पहला हिस्सा तुम्हारे कंधों पर आता है। क्या तुम तैयार हो? अयांश की आंखों में एक चमक उभरी।
उसने बिना किसी झिझक के कहा, पापा, मैं आपका बेटा हूं और अभी मामू की अमानत का रक्षक हूं। मैं इस जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मोक्ष के सख्त चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। शाम को पैलेस के बड़े हॉल में एक बेहद निजी और भव्य पारिवारिक पार्टी रखी गई थी। केविन और मान सहगल अपने बच्चों के साथ वहां मौजूद थे। निहारिका जी अब काफी बुजुर्ग हो चुकी थी, लेकिन व्हीलचेयर पर बैठी हुई भी उनके चेहरे पर अपने पोते पोती को देखकर असीम तृप्ति थी। सुहानी आज हल्के सुनहरे रंग की साड़ी में सीढ़ियों से नीचे उतरी। समय ने उसकी मासूमियत को एक ग्रेसफुल मैच्योरिटी में बदल दिया था, लेकिन उसकी आंखों की वो चमक आज भी मोक्ष के लिए वैसी ही थी। मोक्ष ने आगे बढ़कर सुहानी का हाथ थामा। दोनों ने एक साथ अयांश को गले लगाया। अयांश ने झुककर अपनी मां के पैर छुए और सुहानी ने रोते हुए उसके माथे को चूम लिया। केविन ने हंसते हुए कहा, बॉस, अयांश को देखकर मुझे ठीक वही मोक्ष खुराना याद आ रहा है जिससे 15 साल पहले पूरी दुनिया कांपती थी। मान ने हंसकर कलाई पर बंधी घड़ी देखी। लेकिन इस बार फर्क यह है केविन कि स्किन के पास तोड़ने के लिए कोई कानून नहीं, बल्कि बचाने के लिए एक मुकम्मल परिवार है। रात के करीब 1 बजे पार्टी खत्म होने के बाद मोक्ष और सुहानी पैलेस की छत पर अकेले खड़े थे। आसमान में टिमटिमाते सितारे इस बात के गवाह थे कि इस जोड़े ने अपनी जिंदगी में कितने बड़े तूफानों का सामना किया था। सुहानी ने मोक्ष के कोट की आस्तीन को धीरे से खींचा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सालों पहले किया करती थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, हबी, आज अयांश को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको डर नहीं लगता कि हमारी पुरानी दुनिया का कोई साया हमारे बच्चों पर ना पड़े? मोक्ष ने सुहानी को पीछे से अपनी बाहों में समेट लिया और उसकी गर्दन पर धीरे से अपने होठ रख दिए। उसने सुहानी के कान के पास फुसफुसाया, कभी नहीं रैबिट, पुरानी दुनिया के सारे साए बहुत पहले ही राख हो चुके हैं। और अगर कोई साया उठने की जरूरत भी पड़ेगा तो उसे याद रखना होगा कि इस सल्तनत का रक्षक अब सिर्फ मैं नहीं, बल्कि मेरा बेटा भी है। सुहानी ने मुड़कर मोक्ष के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और उसकी आंखों में डूब गई। दोनों ने एक बार फिर उस बेपनाह मोहब्बत को महसूस किया जिसने एक बेरहम अंडरवर्ल्ड किंग को एक आदर्श पति और पिता बना दिया था। नीचे लॉन में डैनियल, बूढ़ा हो चुका पालतू बाघ, आराम से लेटा हुआ था और पैलेस की लाइट समंदर के पानी पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। द हिडन बिलियनियर की यह गाथा अब अपने चरम को पार कर एक ऐसी विरासत, लेगेसी बन चुकी थी जहां खौफ का नामो निशान नहीं था। ये कहानी सिर्फ मोक्ष और सुहानी की नहीं थी, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल थी कि कैसे सबसे घने अंधेरे को भी सिर्फ और सिर्फ बेपनाह मोहब्बत और अटूट विश्वास से मिटाया जा सकता है। ये दास्तान अब हमेशा हमेशा के लिए मुकम्मल और अमर थी। 5 साल और गुजर गए। मुंबई की बदलती रूपरेखा के बीच खुराना पैलेस आज भी अपनी उसी भव्यता, प्रतिष्ठा और अटूट गरिमा के साथ खड़ा था। समय बदला, चेहरे बदले, लेकिन इस महल की बुनियाद में छिपी मोहब्बत और वफादारी की ताकत आज भी वैसी ही अटूट थी। 22 साल का अयांश खुराना अब आधिकारिक रूप से खुराना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का कार्यभार संभाल चुका था। ब्लैक 3-पीस सूट, आंखों में वही गहरा ठहराव और सलीके से सेट किए हुए बाल, वह पूरी तरह से अपने पिता मोक्ष खुराना की परछाई बन चुका था। उसने अपने दादा अभी के नाम पर बने ग्लोबल चैरिटी विंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया था। वहीं 17.5 साल की मायरा अब कॉलेज जाने लगी थी। उसकी शरारतों में आज भी सुहानी जैसी मासूमियत थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह भी खुराना खानदान की उसी फौलादी कशिश के साथ खड़ी होती थी। सुबह के वक्त पैलेस के भव्य डाइनिंग हॉल में एक अनोखा नजारा था। मोक्ष खुराना हेड चेयर पर बैठा था। अब उसके बालों में कनपटी के पास चांदी की हल्की सी लकीरें उभर आई थी, जो उसकी शख्सियत को और भी ज्यादा रॉयल और तजुर्बेकार लुक दे रही थी। सुहानी उसके ठीक बगल में बैठी अयांश और मायरा को नाश्ता परोस रही थी। निहारिका जी की तस्वीर पर फूलों की ताजा माला चढ़ी थी, जिनकी आत्मा आज भी इस हंसते खेलते परिवार को आशीर्वाद दे रही थी। अयांश ने आईपैड पर एक फाइल बंद करते हुए मोक्ष की तरफ देखा। पापा, अनाथ आश्रमों और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का नया बजट पास हो चुका है। मां ने जैसा चाहा था, इस बार हम 5,000 और बच्चों की पूरी पढ़ाई और रहने का खर्च उठा रहे हैं। मोक्ष ने गर्व से अपने बेटे की तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाया। सुहानी की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने टेबल के नीचे से मोक्ष का हाथ हौसले से दबाया। दोपहर के वक्त पैलेस के लॉन में केविन और मान सहगल भी पहुंचे। केविन के बाल अब थोड़े सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी फुर्ती और वफादारी वैसी ही थी। मान सहगल अब पूरी तरह से रिटायर होकर अपनी अगली पीढ़ी को मेडिकल चैरिटी सौंप चुके थे। दोनों पुराने दोस्तों ने मोक्ष के साथ बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। मान ने हंसते हुए मोक्ष की तरफ देखा। मोक्ष, याद है जब तुम पहली बार भाभी को मेरे केबिन में लेकर आए थे? तुमने गुस्से में मेरा पेपवेट तोड़ दिया था। केविन भी हंस पड़ा। और बॉस ने मुझसे कहा था कि अगली सुबह तक सुहानी की सारी कुंडली डेस्क पर होनी चाहिए। मोक्ष ने अपने पुराने साथियों की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई। अगर वो रात न होती और तुम दोनों का साथ न होता, तो आज ये खूबसूरत सवेरा कभी मुमकिन नहीं हो पाता। रात के वक्त
पैलेस में पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका था। बच्चे अपने अपने कमरों में थे। मोक्ष और सुहानी हमेशा की तरह पैलेस की उस बालकनी में आकर खड़े हुए जहां से समंदर का असीमित विस्तार दिखाई देता था। ठंडी हवाएं सुहानी की साड़ी के पल्लू को उड़ा रही थी। मोक्ष ने आगे बढ़कर उसे पीछे से अपनी बाहों में समेट लिया। सुहानी ने अपनी पीठ मोक्ष के मजबूत सीने से टिका दी और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर सहलाने लगी। उसने धीरे से कहा, हबी, आज जब मैं अयांश और मायरा को देखती हूं तो मुझे लगता है कि हमारा सफर अब पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है। हमारे बच्चों ने हमारी अच्छाइयों को अपनाया है। मोक्ष ने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाया, जहां आज भी उसकी सांसों की गर्माहट सुहानी की धड़कनें बढ़ा देती थी। उसने फुसफुसाकर कहा, यह सब तुम्हारी वजह से है रैबिट। तुमने इस हिडन बिलियनियर को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी है, एक मुकम्मल और खूबसूरत परिवार। सुहानी ने मुड़कर मोक्ष की गहरी ग्रे आंखों में देखा। उन आंखों में अब अतीत का कोई खौफ, कोई गुस्सा या कोई अधूरापन नहीं था। वहां सिर्फ और सिर्फ सुहानी के लिए बेपनाह, असीमित और अमर मोहब्बत थी। दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। बाहर समंदर की लहरें चांद की रोशनी में चमकते हुए किनारे से टकरा रही थी, मानो इस मुकम्मल दास्तान को अपनी सलामी दे रही हों। द हिडन बिलियनियर की यह गाथा, जो कभी खून, अंडरवर्ल्ड और नफरत के साए में शुरू हुई थी, अब आने वाली नस्लों के लिए मोहब्बत, त्याग और एक सच्चे रक्षक के वादे की मिसाल बनकर हमेशा हमेशा के लिए अमर, मुकम्मल और शांत हो चुकी थी। 5 साल और गुजर गए। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन खुराना पैलेस की दीवारों में समाई मोहब्बत और इस साम्राज्य का मान सम्मान आज भी वैसा ही अडिग था। समंदर की उठती लहरें गवाह थी कि इस महल ने कितने ही मौसम बदलते देखे थे, लेकिन इसकी रूह आज भी उतनी ही पाक और फौलादी थी। अब अयांश खुराना 27 साल का एक बेहद परिपक्व और दूरदर्शी लीडर बन चुका था। उसने खुराना ग्रुप को केवल भारत में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। उसकी शख्सियत में मोक्ष जैसी कड़कड़ाहट और सुहानी जैसी शालीनता का एक अद्भुत संगम था। वहीं मायरा अब 22 साल की हो चुकी थी और अपनी मां के साथ मिलकर देश के सबसे बड़े सोशल वेलफेयर और अनाथ आश्रम ट्रस्ट को संभाल रही थी। वो अपनी मां की ही तरह मासूम, लेकिन अपने इरादों में उतनी ही मजबूत थी। सुबह के शांत माहौल में पैलेस के स्टडी रूम का भारी महोगनी दरवाजा खुला। अयांश हाथ में कुछ बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट्स लिए अंदर आया। वहां सामने आलीशान लेदर चेयर पर मोक्ष खुराना बैठा था। उम्र के इस पड़ाव पर भी मोक्ष के चेहरे का तेज, उसकी गहरी ग्रे आंखें और उसका रौब रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था। उसके सफेद होते बाल उसकी शख्सियत को और भी ज्यादा रॉयल और लीजेंडरी लुक दे रहे थे। अयांश ने बेहद अदब से फाइल टेबल पर रखी। पापा, हमारे नए इंटरनेशनल एजुकेशन विंग का काम पूरा हो चुका है। अब दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बेसहारा बच्चा पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई से महरूम नहीं रहेगा। जैसा मां का सपना था, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही प्लान किया गया है। मोक्ष ने अपने बेटे की आंखों में देखा। उसे अयांश में खुद से बेहतर और एक मुकम्मल अक्स दिखाई दिया। उसने गर्व से सिर हिलाया। मुझे तुम पर नाज है अयांश। तुमने खुराना नाम की गरिमा को हमेशा ऊपर रखा है। दोपहर के वक्त पैलेस का बगीचा हंसी मजाक से गूंज उठा। केविन और मान सहगल आज अपनी अगली पीढ़ी के साथ वहां आए थे। मान सहगल के बेटे ने अब उनके मेडिकल एम्पायर को संभाल लिया था और केविन की बेटी अयांश के साथ बिजनेस विंग को लीड कर रही थी। पुरानी पीढ़ी धूप में आराम कुर्सी पर बैठी थी और नई पीढ़ी को एक साथ काम करते और हंसते हुए देख रही थी। केविन ने मोक्ष की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, बॉस, हमारी कहानी जहां से शुरू हुई थी और आज जहां पहुंच चुकी है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मान ने अपनी चाय का कप रखते हुए सुहानी की तरफ देखा, जो मायरा के साथ बच्चों के लिए स्नैक्स ला रही थी। चमत्कार मोक्ष की किस्मत में तब हुआ केविन, जब सुहानी ने इसके पत्थर दिल में कदम रखा। उस एक मासूमियत ने हम सबकी दुनिया बदल दी। मोक्ष और सुहानी ने एक दूसरे को देखा और दोनों के चेहरों पर बरसों का गहरा सुकून तैर गया। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो चुकी थी, मोक्ष और सुहानी हमेशा की तरह अपनी पसंदीदा बालकनी में आकर खड़े हुए। आसमान में तारों का कारवां था और समंदर का पानी चांद की चांदनी में नहाया हुआ था। ठंडी हवा के झोंके सुहानी के चेहरे को छू रहे थे। मोक्ष ने आगे बढ़कर पारंपरिक अंदाज में उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। सुहानी ने अपना सिर मोक्ष के मजबूत कंधे पर टिका दिया। उसने अपनी उंगली में लगी उस हीरे की अंगूठी को देखा, जो वक्त के साथ और भी ज्यादा चमक रही थी। उसने बेहद धीमी और भावुक आवाज में कहा, हबी, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो मुझे अपने उस भाई अभी की याद आती है। उसने मरते वक्त मुझे रोते हुए छोड़ा था, लेकिन उसने मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन रक्षक और सबसे खूबसूरत जिंदगी दी। मोक्ष ने सुहानी के हाथों को चूम लिया और उसके करीब आते हुए कहा, और उसने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी वसीयत और मेरी रूह दी। रैबिट, तुम्हारे बिना ये किंग सिर्फ एक साया था, तुम्हारे साथ मैं मुकम्मल हुआ हूं। सुहानी ने मुड़कर मोक्ष की गहरी आंखों में देखा, जहां सिर्फ और सिर्फ उसके लिए असीमित, अथाह और अमर मोहब्बत का समंदर लहरा रहा था। दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में पूरी तरह समेट लिया।
द हिडन बिलियनियर की यह महागाथा अब नफरत, अंडरवर्ल्ड और बदले की आग से बहुत आगे निकलकर पीढ़ियों के लिए त्याग, वफादारी और बेपनाह मोहब्बत की एक ऐसी अमर मिसाल बन चुकी थी जिसका कोई अंत नहीं था। ये कहानी समय के दायरे से परे अपनी ही बनाई जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए शांत, मुकम्मल और अमर थी।